So we were talking about the career decision making process और इसमें हम बात कर रहे थे कि एक्सप्लोरिंग ऑप्शन सबसे पहले किसी भी इंडिविजुअल को जो है ऑप्शन एक्सप्लोर करने चाहिए, अपॉर्चुनिटी ऑब्जर्व करने चाहिए और उनकी जो है डिटेल एनालिसिस करनी चाहिए कि जिस कंट्री या जिस सिटी में वो वहाँ रह रहे हैं वहाँ पे अवेलेबल अपॉर्चुनिटी या ऑप्शंस रिगार्डिंग कैरियर क्या क्या है। फिर हम बात कर रहे थे डिस्कवरिंग योरसेल्फ, फिर आपको डिस्कवर करना है अपने आप को। और ये कैरियर सिलेक्शन का बहुत सेंसिटिव प्रोसेस है क्योंकि इसमें अगर मिस्टेक की तो आपका कैरियर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस रॉन्ग साबित हो सकता है। तो डिस्कवरिंग योरसेल्फ में अहम चीज सबसे होती है कि आप जज करें, ऑब्जर्व करें कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि कैरियर के अंदर जो सबसे अहम चीज होती है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, वो कौन सी एक्टिविटीज हैं जिनमें आपका इंटरेस्ट है, वो कौन सी एक्टिविटीज हैं जिनमें आपका इंटरेस्ट नहीं है। और इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करने की सबसे अहम और ख़ास बात है कि आप ये ऑब्जर्व करें कि वो कौन से काम हैं जिनमें आपको टाइम की रियलाइजेशन बहुत कम होती है और वो कौन से काम हैं जिसमें आपको टाइम की रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा होती है। हर उस काम में जिसमें टाइम की रियलाइजेशन ज़्यादा होती है इसका मकसद वो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, और जिसमें टाइम की रियलाइजेशन नहीं होती इसका मकसद वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। उसके बाद हम बात करेंगे इवैल्यूएशन द डिसीजन। फिर आपने अवेलेबल ऑप्शन को ऑब्जर्व कर लिया, फिर आपने अपने आप को डिस्कवर कर लिया, अपनी पर्सनैलिटी चेक कर ली, अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट चेक कर लिया, अपनी यूनिक स्किल्स चेक कर ली, एबिलिटीज चेक कर ली। उसके बाद है इवैल्यूएशन द डिसीजन। फिर आप मुख्तलिफ जो आपने ऑप्शन तैयार किए हैं उनको मैच करने की कोशिश करेंगे अपने पर्सनैलिटी से, अपनी डिस्कवरिंग प्रोसेस से जो आपको रिजल्ट आए उनके दरमियान और अवेलेबल ऑप्शन के दरमियान आप मैचिंग का काम करेंगे। और इस प्रोसेस को कहते हैं इवैल्यूएशन द डिसीजन। उसके बाद जब आप इवैल्यूएटिंग द डिसीजन करते हैं तो उसके दरमियान आपको एक डिटेल एनालिसिस करना पड़ता है, उसके दरमियान आपको काफ़ी कंपैरिजंस करने पड़ते हैं और आपको मैचिंग करनी होती है अपनी पर्सनैलिटी की और अवेलेबल ऑप्शन की। तो इसके ज़रिए आप जो है करीब हो जाएंगे उस बेस्ट वन ऑप्शन के जो आपके लिए आइडियल है, जो आपके लिए सुटेबल है, जो आपके लिए फेवरेबल है। फिर नेक्स्ट इसके बाद जो स्टेप हमारा 4 है वो है टेकिंग एक्शन। फिर आप एक्शन लेंगे। एक्शन मीन्स कि आप उस फील्ड या उस ऑक्यूपेशन से रिलेटेड जो है फर्दर नॉलेज, इंफॉर्मेशन, पहले आपने सिर्फ डिस्कवरिंग द ऑप्शन में इंट्रोडक्शन किया था, अब आप उसमें डिटेल उसके सारे प्रोज एंड कॉन्स, उसके चैलेंजेस, उसके डिफ़िकल्टीज, उसके तमाम एस्पेक्ट को जो है डीप ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ पर आप लेंगे टेकिंग द एक्शन। और फिर लास्ट हमारा जो स्टेज आता है वो होता है मेकिंग अ डिसीजन। इसमें अब आके आप फाइनली डिसीजन मेकिंग कर लेंगे। और डिसीजन मेकिंग वो फाइनल स्टेज है जिसमें आप किसी भी स्पेसिफिक पर्टिकुलर फील्ड या ऑक्यूपेशन को अडॉप्ट कर लेते हैं और अब आप ये प्लान कर लेते हैं कि अपने लाइफ के रिमेनिंग 35-40 ईयर्स अब आप उसी फील्ड में स्पेंड करेंगे। कैरियर से रिलेटेड जो डिसीजन मेकिंग है इसकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा इसलिए है कि इंसान की जो ज़िंदगी है वो जो है बहुत शॉर्ट है, और अगर वो इस मुख्तसर ज़िंदगी में गलत डिसीजन के ज़रिए स्विचिंग करके एक फील्ड से दूसरी फील्ड, एक कैरियर से दूसरे कैरियर की तरफ जाएगा तो नतीजा ये होगा कि वो फिर किसी भी फील्ड में कोई पोजीशन हासिल नहीं कर सकता, वो अपना वैल्यूएबल एक्सपेंसिव टाइम वेस्ट कर देगा। तो यही वजह है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कैरियर डिसीजन मेकिंग आपको भले कितना ही ज़्यादा वक्त लग जाए लेकिन आपकी श्योरिटी लेवल हाई होना चाहिए कि वो डिसीजन जो आप लेने जा रहे हैं वो 100% आइडियल है, 100% पॉजिटिव है, 100% फेवरेबल है या नहीं। तो ये आपके लिए सबसे अहम चीज़ होती है। तो ये हम बात कर रहे थे कैरियर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जिसके 5 स्टेप थे। पहला स्टेप एक्सप्लोरिंग ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन डिस्कवरिंग योरसेल्फ, तीसरा ऑप्शन इवैल्यूएटिंग द डिसीजन, चौथा स्टेप टेकिंग एक्शन, पांचवा स्टेप मेकिंग अ डिसीजन जिसमें आगे डिसीजन ले लेते हैं। अब आके हम सबसे पहले अगर बात करें
डिस्कवरिंग योरसेल्फ, स्टेप 1। तो डिस्कवरिंग योरसेल्फ में जो पहले मैंने थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन कराया, व्हाट आर माय इंटरेस्ट, वैल्यू एंड स्किल्स। 3 चीजें आपको अपने अंदर चेक करनी है। आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आपकी वैल्यूज क्या है, और आपके पास स्किल्स क्या है। एरिया ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड मैंने आपको बताया कि जिस काम में आपका टाइम की रियलाइजेशन ना हो वो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है, जिसमें टाइम की रियलाइजेशन बहुत ज्यादा हो वो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता। वैल्यूज, आप चाहते क्या है, आप अचीव क्या करना चाहते हैं, आप अपने आप को किस पोजीशन पे देखना चाहते हैं। और स्किल्स, जो आपकी सलाहियतें हैं वो किस लेवल की हैं और आप उन सलाहियतों को किस हद तक पॉलिश कर सकते हैं। पर्सनैलिटी प्रेफरेंस, फिर आपकी पर्सनैलिटी और प्रेफरेंस क्या है कि आप किस तरह की पर्सनैलिटी रखते हैं। अब अगर पर्सनैलिटी की डिटेल में बात करें तो वो एक बहुत डिटेल टॉपिक चला जाएगा। पर्सनैलिटी को सिर्फ इस तरीके से हम अभी शॉर्टली इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि हर शख्स की पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है और पर्सनैलिटी के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। पर्सनैलिटी के कंपोनेंट्स में द वे ऑफ थिंकिंग, द वे ऑफ ऑब्जर्विंग, द वे ऑफ बिहेविंग, ये तमाम चीजें मिलती हैं तो एक डेवलपमेंट होती है पर्सनैलिटी की। तो आपकी पर्सनैलिटी प्रेफरेंस क्या है और सबसे अहम चीज आपकी स्ट्रेंथ क्या है। अब यहाँ पे स्ट्रेंथ की थोड़ी सी हम अगर डिटेल में बात करें तो स्ट्रेंथ की डेफिनेशन बहुत ही आसान अल्फाज में इस तरह की जा सकती है कि किसी भी काम को करने के लिए जो आपके पास एक फेवरेबल इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक होती है वो आपकी स्ट्रेंथ कहलाती है। इसकी एग्जांपल है स्ट्रेंथ को समझने के लिए कि अगर किसी इंडिविजुअल की वॉइस बहुत अच्छी है तो उसके लिए कैरियर के लिए अपॉर्चुनिटी है सिंगिंग। अब अगर वो अपनी कैरियर को डेवलप करने के लिए सिंगिंग को अपना ऑक्यूपेशन बनाता है तो उसकी वॉइस जो है वो उसकी क्या स्ट्रेंथ है। इसी तरह अगर किसी शख्स की जो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक है वो है क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिंग न्यू आइडियाज, डेवलपमेंट ऑफ न्यू आइडियाज, वो आम लोगों से हट के सोचता है, आम लोगों से डिफरेंट अंदाज में कोई आइडियाज डेवलप करता है। तो इसका मकसद है कि उसकी फील्ड कोई ऐसी हो जिसमें इनोवेशन और इन्वेंशन के एलिमेंट शामिल हो। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग और डेवलपमेंट न्यू आइडियाज ये उसकी स्ट्रेंथ है। तो ये जो स्ट्रेंथ होती है ये बड़ी फेवरेबल होती है, बहुत नेसेसरी होती है किसी भी फील्ड या किसी भी ऑक्यूपेशन के लिए। सेकेंड है व्हाट आर द 3 कैरियर दैट इंटरेस्ट मी। फिर आपको कम से कम अगर आप जब ऑप्शन देखने जाएंगे तो आपको ऑप्शन 4, 5, 10, 12 इससे भी ज्यादा मिल सकते हैं। आपने उसमें से उन बेस्ट 3 को सिलेक्ट करना है जिनको आप अपने डिसीजन प्रोसेस में शामिल करेंगे और उनमें से किसी एक को चूज करेंगे। तो आपने 3 बेस्ट ऑफ 3 तक पहुंचना है ताकि आप उसमें से डिसीजन मेकिंग को आसान बना सकें। नेक्स्ट है व्हाट आर द 3 कॉलेज मेजर दैट आई वांट एक्सप्लोर। फिर उस कैरियर से रिलेटेड, उस ऑक्यूपेशन और उस फील्ड से रिलेटेड वो कौन से 3 मेजर कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर जाकर आप अपने कैरियर को डेवलप कर सकते हैं, जहाँ पर जाके आप अपने ऑक्यूपेशन को अपने ऑक्यूपेशन से रिलेटेड लर्निंग इनहेंस कर सकते हैं। तो आपको वो 3 ऑप्शन तैयार करने हैं। ये कहलाता है डिस्कवरिंग योरसेल्फ। स्टेप 2 है एक्सप्लोरिंग द ऑप्शन। एक्सप्लोरिंग द ऑप्शन में व्हाट इंफॉर्मेशन और इंडिविजुअल कैन हेल्प मी टू एक्सप्लोर माय कॉलेज और कैरियर ऑप्शन। इसमें आपने देखना होता है कि वो कौन ऐसा कुलीग या रिलेटिव या फ्रेंड है जो कि मुझे इंफॉर्मेशन फराहम कर सकता है, मुझे वैल्यूएबल एडवाइस दे सकता है, जो मुझे बहुत ज़्यादा मेरे कैरियर काउंसलिंग कर सकता है मेरी इस डिसीजन से रिलेटेड जो मैंने एक्सप्लोर किया है अपना ऑप्शन। सेकेंड है व्हाट क्लासेस और एक्टिविटीज कैन हेल्प मी टू डेवलप माई स्ट्रेंथ। फिर मुझे एक्सप्लोरिंग द ऑप्शन में देखना होता है कि हमारी वो कौन कौन सी क्लासेस या कौन कौन सी लर्निंग, वो कौन कौन सी इंस्टीट्यूशन या एक्टिविटीज हो सकती हैं जो कि मेरी स्ट्रेंथ को डेवलप मजीद बढ़ाने में मेरे लिए हेल्प आउट हो सकती हैं। नेक्स्ट उसके बाद देखना है आपने हाउ कैन आई लर्न मोर अबाउट इंफॉर्मेशनल इंटरव्यू, जॉब शेडोइंग,
एक्सप्लोरेटरी, internship, service, learning, civic honors और student organization to gain first hand experience। तो फिर आपने देखना होता है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन और नॉलेज को बढ़ाने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए इंटर्नशिप कहाँ कर सकते हैं, सर्विस लर्निंग कहाँ कर सकते हैं, सिविक ऑनर्स कहाँ आप अडॉप्ट कर सकते हैं, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी किसी भी कैरियर के इनिशियली स्टेज में जो स्टार्टअप पॉइंट होता है वो आपको कहाँ अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हो सकती है, वो भी आपको सर्च आउट करनी होगी। स्टेप 3 है मेकिंग द डिसीजन। मेकिंग द डिसीजन के अंदर हाउ मच टाइम एंड एनर्जी एम आई विलिंग टू इन्वेस्ट टू मेक अ कैरियर डिसीजन। किसी भी कैरियर की सक्सेस के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होती है वो दो एलिमेंट की होती है। फर्स्ट एलिमेंट होता है वक्त यानी टाइम, और दूसरा एलिमेंट होता है मनी यानी फाइनेंस। तो आपको चेक करना होता है कि उस कैरियर की रिक्वायरमेंट, उस कैरियर की रिक्वायरमेंट कितना पैसा और कितना वक्त है, और आपकी कैपेसिटी ऑफ टाइमिंग और आपकी कैपेसिटी ऑफ फाइनेंस कितनी है। क्योंकि अगर आप रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम एंड फाइनेंस को नहीं फुलफिल कर सके तो आप अपने कैरियर में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। और अगर आपके पास अवेलेबल टाइम भी है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली और आपके पास जो है फाइनेंस भी है, तभी आप अपने कैरियर की कामयाबी हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट, हु इज पार्ट ऑफ माई सपोर्ट सिस्टम टू हेल्प मी इवेल्यूएट द प्रोज एंड कॉन्स। जो आप डिसीजन लेने जा रहे हैं उसके फेवरेबल रिस्पेक्ट भी हो सकते हैं सिमरात होंगे डेफिनेटली, और अनफेवरेबल रिस्पेक्ट भी होंगे, जिसको हम प्रोज एंड कॉन्स कहते हैं। किसी भी डिसीजन मेकिंग में अगर कोई कंटिन्यूसली सिर्फ पॉजिटिव व्यू को खाली ऑब्जर्व करता है, ये डिसीजन मेकिंग भी रॉन्ग होती है। और अगर सिर्फ नेगेटिव व्यू को खाली ऑब्जर्व करता है, ये भी एक रॉन्ग डिसीजन मेकिंग होती है। एक अच्छी डिसीजन मेकिंग वो होती है जिसमें आप पॉजिटिव एंड नेगेटिव, फेवरेबल और अनफेवरेबल दोनों एस्पेक्ट को डीपली ऑब्जर्व करें, ताकि आपको पता चल सके कि इस फील्ड या इस ऑक्यूपेशन में वो क्या क्या चीज़ें हैं जो मेरे लिए फेवरेबल होंगी, वो क्या क्या चीज़ें हैं जो मेरे लिए अनफेवरेबल होंगी। तो उसमें आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस पर्सनैलिटी की ज़रूरत होगी जो उस फील्ड या उस ऑक्यूपेशन में सीनियर हो, और वो आपको उसके तमाम प्रॉज एंड कॉन्स को एलुस्ट्रेट कर सके। नेक्स्ट उसके बाद व्हाट आर माय टॉप प्रायोरिटीज टू कंसीडर फॉर दिस डिसीजन। फिर आपको देखना है कि आपकी टॉप प्रायोरिटीज क्या है कंसीडर करने के लिए दिस डिसीजन। आपकी तरजीहात क्या है, आप वो क्या मैक्सिमम अचीवमेंट चाहते हैं उस फील्ड के अंदर। फील्ड जो होती है अनलिमिटेड होती है, ऑक्यूपेशन जो होते हैं अनलिमिटेड होते हैं, इसमें कई स्टेजेस होते हैं। तो आप अपने आप को इस फील्ड में, आप अपने आप को ऑक्यूपेशन में कहाँ तक ले जाना चाहते हैं, तो ये आपको सेट करनी थी टॉप प्रायोरिटीज। तो यहाँ पर आके आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है कंप्लीट। स्टेप 4 है हमारे पास टेकिंग एक्शन। टेकिंग एन एक्शन के अंदर हम देखते हैं हाउ कैन आई स्ट्रेंथ माई रेडीनेस फॉर सक्सेस अ कॉलेज मेजर। फिर आपको देखना होता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आप कौन से ऐसे मेजर कॉलेजेस हैं जहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ को मजीद पॉलिश और अपनी स्ट्रेंथ में मजीद इजाफा कर सकते हैं। सेकेंड है व्हाट इज वन गोल दैट आई हैव, हाउ कैन आई रीच इट, व्हाट एक्शन कैन आई टेक नाउ। फिर आपको एक अपनी गोल डिटरमाइन करनी पड़ती है, और फिर उसके बाद आपने सोचना होता है कि किस तरीके से अपनी गोल तक पहुंचना है, और फिर आपने देखना होता है इस गोल तक पहुंचने के लिए आप वो कौन से नेसेसरी एक्शन है जो अब आपको लेने चाहिए। तो इसमें 3 अहम पॉइंट है। डिटर्मिनेशन ऑफ गोल रिगार्डिंग ऑक्यूपेशन, सेकंड स्ट्रेटेजी फॉर रीचिंग टुवर्ड्स गोल, आप कैसे उस गोल तक पहुंचेंगे। थर्ड, व्हाट कैन आई टेक, व्हाट एक्शन कैन आई टेक नाउ, और वो कौन से एक्शन है जो आप स्टार्ट कर सकते हैं उस स्ट्रेटेजी पे इम्प्लीमेंट करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है विच वन ऑफ माई टैलेंट्स कैन आई डेवलप थ्रू आउट क्लासेस और आउटसाइड एक्टिविटीज।
फिर आपको देखना होता है कि वो आप अपने टैलेंट को डेवलप करने के लिए कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं या वो कौन कौन सी क्लासेस हैं जो आउटसाइड आप अवेल कर सकते हैं, ताकि आप अपने टैलेंट मैनेजमेंट को एग्जीक्यूट कर सकें, टैलेंट मैनेजमेंट को डेवलप कर सकें, अपने टैलेंट में इजाफा कर सकें, ताकि आप उस डिसीजन पे सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने के काबिल हो जाए। स्टेप 5 हमारे पास है इवेल्युएटिंग द डिसीजन। फिर आपने देखना है इज माई डिसीजन आर रियलिस्टिक ऑप्शन। अक्सर लोग डिसीजन मेकिंग कर लेते हैं लेकिन उनका ये डिसीजन अनरियलिस्टिक होता है। अनरियलिस्टिक डिसीजन से मुराद क्या है? अनरियलिस्टिक डिसीजन से मुराद है कि आपने जो डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग कैरियर लिया है वो आर्टिफिशियल है, या आपकी कैपेसिटी नहीं है, आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, आप उस तक वो पहुंचने की पोजीशन में ना है ना फ्यूचर में हो सकेंगे। तो इसका मकसद है कि आपका जो डिसीजन है वो अनरियलिस्टिक है। इवेल्युएटिंग द डिसीजन में हम चेक करते हैं कि जो डिसीजन मेकिंग हमने की है वो पॉसिबल है, इम्पॉसिबल तो नहीं है। और इसका हमें पता चलता है कि हमारी इंटरनल कॉम्पिटेंसीज उससे मैच कर रही हैं, हमारे इर्द गिर्द अवेलेबल रिसोर्सेज, जिसके अंदर मैंने दो अहम पॉइंट बताए थे कि सफिशिएंट टाइम एंड सफिशिएंट मनी। ये सारी चीज़ें अगर पॉसिबल है तो आपका डिसीजन रियलिस्टिक है, और अगर ये इनमें से एक भी कम है तो इसका मकसद है कि आपका डिसीजन जो है अनरियलिस्टिक है, आप अपने कैरियर को अचीव नहीं कर सकते। सेकंड है इज देयर एनीथिंग प्रिवेंटिंग मी फ्रॉम अचीविंग दिस गोल, व्हाट वुड आई मीन, what would it mean if I didn't have any barriers। वो कौन से प्रिवेंटिव एक्शन है जो आपको इस डिसीजन के ऊपर इम्प्लीमेंट करने से पहले ले लेने चाहिए, या दूसरे लफ्जों में वो कौन सी रुकावटें हैं जो इस डिसीजन पर इम्प्लीमेंट करने में आपको जिनका सामना करना पड़ेगा, वो कौन सी प्रॉब्लम है, वो कौन से मसाइल हैं जो आपके लिए इम्प्लीमेंटेशन के दौरान रुकावट बन सकते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों को पहले से कंसीडर करेंगे और उनको रिमूव करने, उनको गिव अप करने, उनको मिनिमाइज करने के लिए पहले प्रिवेंटिव एक्शन लेंगे, तो ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस आपको हर्डल का सामना कम से कम करना पड़ेगा और आपकी परफॉर्मेंस स्मूथली रहेगी। लेकिन अगर आप उनको ऑन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम वक्त पर छोड़ देंगे तो नतीजा ये होगा कि जब वो आएंगी तो उस टाइम आपके लिए वो एक बड़ी हेडेक बन सकती हैं, और शायद ये हर्डल्स, हिंड्रेंस, रुकावटें आपको डैमेज कर दें और आप कैरियर तक पहुंच ना सकें। नेक्स्ट है हु इन माय सपोर्ट सिस्टम कैन असिस्ट मी विद अचीविंग दिस गोल। अब वो कौन लोग हो सकते हैं जो आपके इस गोल को अचीव करने में मेजर रोल प्ले कर सकते हैं, जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, जो आपको कन्विंस कर सकते हैं, जो आपको वैल्यूएबल एडवाइस दे सकते हैं। कोई भी इंसान अपने कैरियर की डेवलपमेंट में, अपने कैरियर की अचीवमेंट में कभी भी सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता। उसे लाजमी मुख्तलिफ लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और अगर कोई ये समझता है कि मैं सेल्फ सफिशिएंट हूँ तो इसका मकसद वो कॉम्प्लेक्स सुपीरियरिटी का शिकार है, इसका मकसद वो ओवर कॉन्फिडेंस है, और ऐसे लोगों के कैरियर में नाकाम होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो स्टूडेंट को अपनी लाइफ में कॉम्प्लेक्स सुपीरियरिटी से बचना है। यहाँ पर अब अगर कॉम्प्लेक्स सुपीरियरिटी का जिक्र आ गया तो थोड़ा सा हम बात करते चलें। अगर हम अपनी सोसाइटी या अपनी सिटी या अपनी कंट्री में ऑब्जर्व करें तो हमें मेजॉरिटी ऑफ देम वो लोग नज़र आते हैं जो अपने कैरियर में नाकाम हो जाते हैं, और बहुत फ्यू ऑफ देम ऐसे लोग नज़र आते हैं जो अपने कैरियर में कामयाब होते हैं। तो मैंने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि कैरियर की कामयाबी और नाकामी क्या है। कैरियर की कामयाबी है आसान इंतहाई वर्ड्स के अंदर कि जो आप बनना चाहते थे वो आप बन गए, ये कैरियर की डेफिनेटली सक्सेस है। किसी की कैरियर की सक्सेस हो सकती है कि वो सुपरवाइजर अच्छा बनना चाहता हो, और अगर वो सुपरवाइजर बन गया तो वो कैरियर में कामयाब है। लेकिन किसी और का कैरियर डेवलपमेंट में उसकी गोल हो एक अच्छा मैनेजर बनना, तो अगर मैनेजर बन गया तो वो कामयाब है। लेकिन अगर किसी का कैरियर गोल है एक अच्छा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनना, तो जब वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनेगा तो वो कामयाब है, अगर वो मैनेजर बना तो वो कामयाब नहीं है।
सिंपल बात समझ में आई कि कैरियर की कामयाबी है जो आप बनना चाहते थे वो आप बन गए, तो इसका मतलब आप कैरियर में कामयाब हैं। और कैरियर का फ्लॉप होना क्या है कि जो आप बनना चाहते थे कुछ और आप बन गए कुछ, ये कैरियर की नाकामी है। सोसाइटी में हमें ज्यादातर लोग कैरियर में फ्लॉप नजर आते हैं, उसका रीजन ये है क्योंकि लोग जो है अपने कैरियर का डिसीजन एक तो मेच्योर अननेसेसरी ये बहुत एब्रप्टली अचानक ले लेते हैं, या फिर वो कॉम्प्लेक्स सुपीरियरिटी या कॉम्प्लेक्स इंफीरियरिटी का शिकार होते हैं, दो बीमारियों में से किसी एक का। कॉम्प्लेक्स सुपीरियरिटी किसे कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सुपीरियरिटी कहते हैं कि जब इंसान अपने आप को 100% सेल्फ सफिशिएंट समझे, यानी वो अपनी पोटेंशियल, अपनी स्किल्स, अपनी एबिलिटी से ज्यादा बढ़ के अपने आप को समझे, तो ये कहलाती है कॉम्प्लेक्स सुपीरियरिटी। और कॉम्प्लेक्स इंफीरियरिटी किसे कहते हैं? कॉम्प्लेक्स इंफीरियरिटी कहते हैं जब वो अपनी अवेलेबल स्किल्स, एबिलिटीज, कॉम्पिटेंसी से अपने आप को अंडर एस्टिमेट करे, कम समझे। ये दोनों कंडीशन, ये दोनों बीमारियां कैरियर के लिए बड़ी खतरनाक है। और ज्यादातर लोग या तो कॉम्प्लेक्स सुपीरियरिटी में होते हैं, ये ज्यादातर लोग कॉम्प्लेक्स इंफीरियरिटी में होते हैं, और ये दोनों लोग कैरियर में नाकाम होते हैं। अच्छा, कैसे हमें पता चले कि हम कॉम्प्लेक्स सुपीरियरिटी के शिकार हैं या कॉम्प्लेक्स इंफीरियरिटी का? तो इसके लिए भी मैं एक टेस्ट आसान सा बता देता हूँ कैसे पता चल सकता है। वो तमाम लोग जो अपना ज्यादातर वक्त अपने से ज्यादा इम्प्रूव, अपने से ज्यादा बढ़तर, अपने से ज्यादा ग्रेटर लोगों में स्पेंड करने में खुशी महसूस करते हैं, वो डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स इंफीरियरिटी का शिकार होते हैं। और वो लोग जो अपना ज्यादातर वक्त अपने से कमतर, अपने से कम वीक कॉम्पिटेंसी, अपने से कमजोर लोगों में या अपने से कमतर लोगों में गुजारने में खुशी महसूस करते हैं, वो डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स सुपीरियरिटी का शिकार होता है। एक आइडियल बिहेवियर, एक आइडियल पर्सनैलिटी वो होती है जिनके रिलेशनशिप मल्टीपल मिक्स हो, यानी आपके कुछ रिलेशनशिप ऐसे होने चाहिए जो आपसे बेहतर हो, आपसे इम्प्रूव हो, आपसे ज्यादा वेलवर्स हो, और आपके कुछ रिलेशनशिप ऐसे होने चाहिए जो आपसे कमजोर हो, आपसे कमतर हो, आपसे सलाहियतों में कंपैरेटिवली वीक हो। जब आप इन दोनों के दरमियान रहते हैं तो आप कॉम्प्लेक्स सुपीरियरिटी और कॉम्प्लेक्स इंफीरियरिटी दोनों से बच जाते हैं। तो आपने यहाँ पर चेक करना है कि आपने के अंदर कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं है कॉम्प्लेक्स सुपीरियरिटी या कॉम्प्लेक्स इंफीरियरिटी वाली, तो और अगर है तो इससे किस तरह बचा जाए। और फिर आपने चेक करने हैं जो फील्ड और जो डिसीजन आपने लिया है उसमें आपसे बेहतर वो लोग कौन है जो आपको सही एडवाइस, सही कैरियर काउंसलिंग और आपको सही गाइडलाइन फराहम कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कैरियर गाइडेंस या कैरियर साइकिल। अब कैरियर साइकिल की अगर हम बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास है स्टेप टू प्रोग्रेस। इसके अंदर जो है हम बात करते हैं कि इसकी मोस्ट कैजुअल फैक्टर्स, वो कौन से कैजुअल फैक्टर हैं जो कि किसी भी प्रोग्रेस के दरमियान आ सकते हैं। उसके बाद है सेल्फ बिलीफ, फिर है उसके बाद प्रिजर्व, उसके बाद है प्लान, और उसके बाद है कमिटमेंट। तो ये जो हमारे स्टेप्स हैं ये कहलाते हैं कैरियर साइकिल। तो आज की क्लास को भी हम यहीं तक रोकेंगे और हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इस यहीं से अपने सेशन को आगे बढ़ाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात।